नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं श्रेया दीक्षित। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात पीएम मोदी के गुजरात दौरे की, जिसमें आपको बताएंगे चौथा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट में पीएम ने क्या क्या घोषणाएं की। इसके बाद दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे अमित शाह के जम्मू कश्मीर के दौरे के बारे में, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं तीसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के वायरल ट्वीट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। चौथा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो सोमवार से शुरू हो गया है। वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। 3 दिन चलने वाले इस एक्सपो में सरकार, उद्योग और वित्तीय क्षेत्रों की 10,000 से ज्यादा हस्तियों को शामिल होने की उम्मीद है। ये पहली बार है जब कोई हाई प्रोफाइल इवेंट राजधानी दिल्ली से बाहर हो रही है। देखिए खास रिपोर्ट। पीएम मोदी ने बताया देश का प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को साल 2047 तक विकसित देश बनाना है। ये एक्सपो इसी एक्शन प्लान का हिस्सा है। उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि हमारे पहले 100 दिनों में हमारी प्रायोरिटी स्पीड और स्केल का भी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने हर उस सेक्टर और फैक्टर को एड्रेस किया है जो भारत के तेज विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा उनकी सरकार ने शुरुआती 100 दिनों में ग्रीन एनर्जी से जुड़े भी कई फैसले लिए। पीएम ने कहा कि भारत 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है। बीते 100 दिनों में भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल सिटीज बनाने का फैसला किया गया है। बीते 100 दिनों में 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। बीते 100 दिनों में 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। हमने रिसर्च को प्रमोट करने के लिए भी 1 ट्रिलियन रुपीस का रिसर्च फंड बनाया है। हमने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भी अनेक इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। हमारा लक्ष्य हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का है और ये भविष्य इसी से जुड़ा रहने वाला है। इसके लिए बायो E3 पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। साथियों, बीते 100 डेज में ग्रीन एनर्जी के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए। हमें ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम की शुरुआत की गई है। इस पर हम 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जाते हैं। भारत आने वाले समय में 31,000 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक अप्रूव किए गए। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर नेट जीरो कोई फैंसी शब्द नहीं, भारत की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो के उद्घाटन के दौरान कहा कि हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर नेट जीरो कोई फैंसी शब्द नहीं, बल्कि भारत की जरूरत है। ये भारत की प्रतिबद्धता है। हम मानवता के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग हैं। आज का भारत आने वाले 1000 साल का आधार तैयार कर रहा है। महात्मा गांधी का ये विजन भारत की महान परंपरा से निकला है। हमारे लिए ग्रीन फ्यूचर, नेट जीरो ये कोई फैंसी वर्ड्स नहीं है। ये भारत की जरूरत है। ये भारत का कमिटमेंट है। भारत की हर राज्य सरकार का कमिटमेंट है। एक डेवलपिंग इकोनॉमी के नाते हमारे पास भी इन कमिटमेंट से बाहर रहने का जायज बहाना था। हम दुनिया को कह सकते थे कि विश्व को तबाह करने में हमारी कोई भूमिका नहीं है,
लेकिन हमने ऐसा कर कर हाथ ऊपर नहीं किए। हम मानव जात के उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाले लोग थे और इसलिए हमने दुनिया को राह दिखे उस प्रकार से जिम्मेवारी के साथ अनगिनत कदम उठाए। आज का भारत सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले 1000 साल का बेस तैयार कर रहा है। 3 दिन तक चलेगा सम्मेलन। आपको बता दें आज यानी कि सोमवार से गुजरात के गांधीनगर में चौथा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट एंड एक्सपो शुरू हो गया है। इसका आयोजन 18 सितंबर तक होगा। इससे पहले ये आयोजन 2015, 2018 और 2020 में हुआ था। इस बार ये पहली बार है जब कोई हाई प्रोफाइल इवेंट राजधानी दिल्ली से बाहर हो रही है। ये कार्यक्रम का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से हो रहा है। अंतिम दिन समापन सत्र की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में सरकार, उद्योग और वित्तीय क्षेत्रों की 10,000 से ज्यादा हस्तियां शामिल होने की उम्मीद है। वहीं इस सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस कॉन्फ्रेंस में हम एक दूसरे से जो सीखेंगे वो मानवता की भलाई में काम आएगा। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है और हमारा तीसरा कार्यकाल उनके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। दुनिया के अनेक देशों से पधारे हुए सभी साथियों का वेलकम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का 4th एडिशन है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 3 दिनों तक यहां एनर्जी के फ्यूचर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा। यहां हमारे सीनियर मोस्ट सारे चीफ मिनिस्टर्स भी हमारे बीच हैं। उनका अपना भी इस क्षेत्र में बहुत अनुभव है। इन चर्चाओं में हमें उनका भी मूल्यवान मार्गदर्शन मिलने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस से हम जो एक दूसरे से सीखेंगे वो पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के काम आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को 3rd टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले 3rd टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस 3rd टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। देश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को भरोसा है कि हमारा 3rd टर्म उसके गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी बनेगा। ऊर्जा मंत्री ने भी सम्मेलन में रखी अपनी बात। इस एक्सपो में नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत न केवल 5वीं सबसे बड़ी बल्कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ये वृद्धि ऊर्जा के अभूतपूर्व मांग को बढ़ावा दे रही है और हम अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के साथ इस मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। India is a global leader in RE because of the Prime Minister Modi's vision. Today, India is not only the 5th largest, but also
the world's fastest growing economies. The growth is driving an unprecedented demand for the energy. And we are committed to meeting this demand sustainably. This progress is a result of the leader's vision and the bold determination to run that vision into reality. Prime Minister Modi ji gave this sector path and direction, scale and skill, courage and conviction, passion and purpose. And let me explain the passion and the purpose in RE sector with the shloka in Rig Veda. Atmano mokshartham jagad hitaya cha. It means वैयक्तिक के लिए मोक्ष, अंग्रेजी में बोलना है तो इट मीन्स फॉर द ओन लिबरेशन, फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड. Despite having one of the lowest per capita emission in the world, India is championing the cause of clean energy under the Pradhan Mantri's leadership. This is for the benefit of the world because we truly believe in Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. ये है एक्सपो का मकसद। इस एक्सपो में भारत सरकार के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाने और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयास को दिखाया जाएगा। भारत को 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने के लिए 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। एक्सपो में महत्वपूर्ण 50 सेशन होंगे। इसमें 250 से ज्यादा स्पीकर्स शामिल होंगे। इस एक्सपो में अक्षय ऊर्जा से संबंधित काफी कंपनियां होंगी। इसमें सेलर और बायर्स आपस में मिलकर अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मार्केट में भागीदारी बढ़ा सकेंगे। यहाँ पर काफी संख्या में इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी होंगे। अक्षय ऊर्जा से जुड़ा स्टार्टअप और मार्केट में जमी कंपनियों को फंड जुटाने में आसानी हो सकती है। इस एक्सपो के 2.5 दिन का फोकस फ्यूचर एनर्जी चॉइस और प्रतियोगियों को अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए लेटेस्ट ट्रेंड, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी आदि पर होगा। इस एक्सपो में एक मुख्यमंत्रियों का पूर्ण सत्र, एक सीईओ गोलमेज सम्मेलन और विभिन्न देशों और राज्यों के लिए विशिष्ट नवीकरणीय ऊर्जा नवाचारों और अवसरों पर केंद्रित चर्चा शामिल है। महत्वपूर्ण सत्र ऊर्जा परिवर्तन को तेज करने में महिलाओं की भूमिका को संबोधित करेंगे। साथ ही स्टार्टअप के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। जम्मू कश्मीर से पहले चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। बता दें कि पहले चरण के चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किश्तवाड़ में जनसभा की। एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ी और गुज्जर भाइयों को जो आरक्षण मिलता है अनुच्छेद 370 बहाल होने पर वो नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस एनसी गठबंधन पर कई तीखे हमले किए। देखिए खास रिपोर्ट। किश्तवाड़ में अमित शाह ने कांग्रेस एनसी गठबंधन पर साधा निशाना। आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि वह कभी बाहर ना आ पाए। किश्तवाड़ जिले की पद्देर नागसेनी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज मैं आप सभी से वादा करता हूं कि हम आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि वह कभी बाहर ना आ पाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनसी कांग्रेस ने कुछ वादे ऐसे किए हैं तो वह आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं कहकर जाता हूं कि यह नरेंद्र मोदी सरकार है। किसी की हिम्मत नहीं भारत की भूमि पर आतंकवाद को पनाह दे। नागसेनी की इस पवित्र भूमि ने कई सालों तक भारत को मजबूत रखने का, एक रखने का साहस भी दिखाया है, हौसला भी दिखाया है और इसके लिए बलिदान भी दिए। आज जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र अगर तिरंगे से शोभित है तो मैं इस भूमि के हमारे पूर्वजों को इसके लिए सत सत नमन करूंगा। भी तो हमने वो दिन भी देखे, विभाजन के दिन देखे, 90 में आतंकवाद के दिन देखे। चंद्रकांत शर्मा हो या परिहार बंधु हो, वो सभी ने कुर्बानियां दी। मैं आज
इस क्षेत्र के शहीद सभी भाइयों को याद कर कर आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। एनसी कांग्रेस ने कुछ वादे भी ऐसे किए हैं, उनकी सरकार आएगी तो इन आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं आज मां के स्थान के सामने आप लोगों को कहकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की भूमि पर आतंकवाद को फंसाने। हमने वीडीटी और एसपीओ के तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। 303 की पुरानी भारी राइफलों की जगह इनको एसएलआर से लैस कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक ऐसी सुरक्षा ग्रिड भी खड़ी कर रहे हैं, जितने लोगों को आने की इच्छा हो कहीं से भी आ जाए, सबका अंत यही पहाड़ियों में करने का काम हमारी सेना और हमारे जवान करेंगे। जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह चुनाव स्पष्ट रूप से 2 ताकतों के बीच में है। एक ओर एनसी कांग्रेस और दूसरी ओर भाजपा है। एनसी कांग्रेस कहते हैं कि अगर सरकार बनी तो धारा 370 को वापस लाएंगे। आप मुझे बताएं कि धारा 370 वापस आनी चाहिए। इसके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अब कभी भी जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा एक ही होगा, हमारा प्यारा तिरंगा होगा और कोई नहीं। ये चुनाव स्पष्ट रूप से 2 ताकतों के बीच में, एक और एनसी और कांग्रेस है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाइयों बहनों, धारा 370 वापस आनी चाहिए क्या? गुर्जर भाई भी बताएं, आनी चाहिए क्या? ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं, ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की जरूरत। मैं आपको बताकर जाता हूं, मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई, वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। भारत के संविधान में धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है, कोई नहीं। अब कभी भी जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा एक ही होगा, हमारा प्यारा तिरंगा होगा और कोई नहीं। उनकी सरकार आई तो वह आरक्षण हटा देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वह कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आरक्षण पर पुनर्विचार करेंगे। वह पुनर्विचार शब्द के झांसे में मत आइए। उनकी सरकार आई तो वह आरक्षण हटा देंगे। उन्होंने कहा कि जब पहाड़ियों को आरक्षण देने की बात आई तो उन्होंने हमारे गुर्जर भाइयों को उकसाने का काम किया। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आरक्षण पर पुनर्विचार करेंगे। वो पुनर्विचार शब्द को झांसे में मत आइए। उनकी सरकार आई तो आरक्षण को हटा देंगे। जब पहाड़ियों को आरक्षण देने की बात आई, हमारे गुर्जर भाइयों को उकसाने का काम किया कि आप में से हिस्सा जाएगा। मैंने कहा था, गुर्जर भाइयों से वादा किया था, पहाड़ियों को आरक्षण जरूर मिलेगा।
मगर गुर्जरों का आरक्षण तनिक मात्र कम नहीं होगा। और आज गुर्जरों का आरक्षण जस का तस रखकर पहाड़ियों को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार मैं आज ये दूर सुदूर पहाड़ पर बसने वाले सभी अभिभावकों को कहने आया हूं कि वो दिन लग गए कि आपके बच्चों को ग्रेजुएशन नहीं किया जाता था, करने की संभावना नहीं थी। अरे ग्रेजुएशन छोड़िए साहब, ट्राइबल रिजर्वेशन है आपके पास, पहाड़ियों के पास, गुर्जरों के पास। आपके बच्चे कलेक्टर और डीएसपी बनकर देश भर में काम कर सकते हैं। ये अधिकार नरेंद्र मोदी की। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर में चुनावी माहौल पर नजर रख रहे हैं। उनके मुताबिक न तो अब्दुल्ला की सरकार बन रही है और न ही राहुल गांधी की सरकार बन रही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार घाटी में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार बनेगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार बनाने में मदद करें, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। अब देखना ये रहेगा कि क्या अमित शाह की दहाड़ जम्मू कश्मीर की राजनीति में कोई बदलाव ला पाती है या कांग्रेस एनसी गठबंधन इस बार बाजी मार ले जाता है। स्पेशल डेस्क एनवी न्यूज। भारत के जेवलिन स्टार नीरज चोपड़ा ने रविवार को बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ट्रेनिंग सत्र के दौरान हाथ में लगी चोट के बावजूद डायमंड लीग सत्र के फाइनल में हिस्सा लिया। नीरज केवल 1 सेंटीमीटर दूरी की वजह से खिताब से चूक गए थे और लगातार दूसरे साल 87.86 मीटर के थ्रो से दूसरे स्थान पर रहे। देखिए रिपोर्ट। डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे नीरज चोपड़ा। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे और वो डायमंड ट्रॉफी जीतने से चूक गए। फाइनल मुकाबले में नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 87.86 दूर जेवलिन फेंका, जो उनका इस मुकाबले में बेस्ट प्रदर्शन रहा। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स डायमंड लीग चैंपियन बनने में कामयाब रहे। पीटर्स ने पहले प्रयास में 87.87 मीटर का थ्रो किया था, यानी नीरज टाइटल जीतने का सपना टूट गया। नीरज का मुकाबला ब्रुसेल्स के एलियांज मेमोरियल वैन डेम में था। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने पहले प्रयास में 86.82 मीटर दूर जेवलिन फेंका। उनका दूसरा प्रयास 83.46 मीटर का ही थ्रो कर सके। नीरज ने सोशल मीडिया पर दी हाथ में फ्रैक्चर की जानकारी। नीरज के सोशल मीडिया पर किए गए ट्वीट के बाद चोपड़ा ने फ्रैक्चर के बावजूद डायमंड लीग फाइनल खेला। उन्होंने रविवार को खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। वे 2000 जो मैंने इस साल सीखी है, सुधार, असफलताओं, मानसिकता और बहुत कुछ के बारे में। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि सोमवार को मैंने अभ्यास के दौरान खुद को घायल कर लिया और एक्सरे से पता चला कि मेरे बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। यह मेरे लिए एक और दर्दनाक चुनौती थी, लेकिन अपनी टीम की मदद से मैं ब्रुसेल्स में हिस्सा ले सका। फाइनल में नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन। पहला प्रयास 86.82 मीटर, दूसरा प्रयास 83.49 मीटर, तीसरा प्रयास 87.86 मीटर, चौथा प्रयास 82.04 मीटर, पांचवा प्रयास 83.30 मीटर, छठा प्रयास 86.46 मीटर। फाइनल में सभी खिलाड़ियों का बेस्ट थ्रो। एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा 87.87 मीटर, नीरज चोपड़ा भारत 87.86 मीटर, जूलियन बेवर जर्मनी 85.97 मीटर, एड्रियन मडरी मोल्डोवा 82.79 मीटर, जे रोड्रिक डीन जापान 80.37 मीटर, ऑर्थर फेल्फनर यूक्रेन 79.86 मीटर, टिमोथी हरमन बेल्जियम 76.46 मीटर। यह साल का आखिरी टूर्नामेंट था। उन्होंने आगे कहा, यह साल का आखिरी टूर्नामेंट था और मैं अपना सीजन ट्रैक पर समाप्त करना चाहता था। हालांकि मैं अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसा सीजन था जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं पूरी तरह से फिट। 25 में मिलेंगे। नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में दूसरे नंबर पर रहे। नीरज चोपड़ा 2024 के डायमंड लीग फाइनल में दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने अपने तीसरे अटेम्प्ट में 87.86 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंका। वह चैंपियन बनने से 0.01 मीटर दूर रहे। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने अपने पहले अटेम्प्ट में 87.87 मीटर का बेस्ट थ्रो फेंककर पहला स्थान हासिल किया। नीरज ने अपने पहले अटेम्प्ट में 86.82 मीटर का थ्रो फेंका था। जर्मनी के जूलियन बेबर 85.97 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। फाइनल में 7 जेवलिन थ्रोअर ने हिस्सा लिया था।
जिनमें से 4 थ्रोअर 83 मीटर का थ्रो भी नहीं फेंक सके। बता दें कि डायमंड लीग फाइनल 13 और 14 सितंबर को बेल्जियम के ब्रुसेल्स स्थित किंग बोडाइन स्टेडियम में हुआ। शुक्रवार को भारत के ही अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में 9वें नंबर पर रहे। नीरज ने पेरिस ओलंपिक में जीता था सिल्वर। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज ने पिछले महीने खत्म हुए पेरिस ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने 89.45 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो किया था। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। हालांकि वह डायमंड लीग का हिस्सा नहीं रहे। नीरज ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तब अरशद नदीम टॉप 5 प्लेयर्स में भी जगह नहीं बना सके थे। नीरज डायमंड लीग फाइनल को 2022 में जीत चुके हैं। 2023 में वह दूसरे स्थान पर रहे थे। नीरज चोपड़ा इस बार भी 90 मीटर का बैरियर टच नहीं कर सके। नीरज का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.94 मीटर का है, जो उन्होंने 30 जून 2022 को स्वीडन में आयोजित स्टॉकहोम डायमंड लीग में दर्ज किया था। यह जेवलिन थ्रो भारत में पुरुषों के राष्ट्रीय रिकॉर्ड और स्टार जेवलिन थ्रो प्लेयर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन का बेस्ट थ्रो 89.49 मीटर किया और वो दूसरे नंबर पर रहे। नीरज ने 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक में 89.45 मीटर दूर जेवलिन थ्रो करते हुए सिल्वर मेडल जीता था। स्पोर्ट्स डेस्क एएनबी न्यूज। फिलहाल न्यूज नाउ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।